दोस्तों नमस्कार। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर है ईरान के धार्मिक नेता खमेनेई की एक आक्रमण में मौत हो गई है। आक्रमण किसने किया? अमेरिका और इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जब ये पता था कि खमेनेई के ऊपर आक्रमण होगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल रिजीम चेंज की बात एक दो दिन से नहीं कई सालों से कर रहे थे, तो फिर ऐसी लापरवाही क्यों हुई कि लड़ाई के पहले दिन ही जो वहां के शीर्ष नेता हैं खमेनेई, उनकी हत्या हो जाती है, और वो भी प्रिडिक्टेबल माध्यम से, मतलब मिसाइल अटैक या एयर अटैक के माध्यम से। अब सवाल इस बात का है कि जब पूरी दुनिया ने देखा है कि इजराइल और अमेरिका किस तरह से ऑपरेट करते हैं, तो खमेनेई की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? मुद्दा आज की चर्चा का यही है। क्यों इस तरह से आसानी से इजराइल और अमेरिका ने खमेनेई को मार गिराया? कहां चूक हुई और इससे बाकी दुनिया के नेताओं को क्या सीखना चाहिए? यह आज इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसी की आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और अगर हम पूरी दुनिया के अखबारों को उठा के देखें तो हर जगह यही खबर है कि साहब हत्या हो गई, उसके बाद अटैक हुए, मिसाइल्स चले, हवाई जहाज चले, ड्रोन चले, सब कुछ हुआ। लेकिन ईरान के जो मुख्य धार्मिक नेता हैं, ईरान उनको नहीं बचा पाया। और कहां मरे वो? अपने ही कंपाउंड में, अपने ही घर में। इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती? इसी की चर्चा करेंगे, इसी मुद्दे को विस्तार से समझेंगे कि ऐसी मूर्खताएं क्यों हो जाती। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम इस तरह के गंभीर मुद्दों पे चर्चा करें। हम सिर्फ न्यूज हेडलाइन को नहीं रिपीट करते, हम उनके पीछे होने वाली गलतियों से या उसमें से हमें क्या सीखने को मिलेगा, हम इसकी बात करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज ईरान ने 40 दिन का शोक घोषित कर दिया कि अगले 40 दिन तक शोक मनाया जाएगा, क्योंकि वहां के सबसे बड़े नेता थे। भारत में भी जो शिया धर्मगुरु हैं, उन्होंने 3 दिन अपने अनुयायियों को कहा है कि वो भी शोक मनाएं। लेकिन सवाल इस बात का है दोस्तों कि जो ये हत्या हुई, असैसिनेशन हुआ खमेनेई का, क्या ये इस तरह का घटनाक्रम पहली बार हुआ है? क्या ये प्रिडिक्टेबल नहीं था कि ऐसा होगा? अगर हम ध्यान से देखें इतिहास में ईरान और ईरान के आसपास होने वाली घटनाओं को, तो हमें यह पता लगेगा कि यह तो होना ही था। और उसके बाद भी इतनी बड़ी चूक, ये कहीं ना कहीं से इस बात को समझाती है कि हमारे जो बड़े शीर्ष नेता हैं, कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं। उदाहरण ले लीजिए, सद्दाम हुसैन की हम बात कर रहे हैं। उनको कभी नहीं लगता था कि उनके खिलाफ अमेरिका कार्रवाई करेगा, क्योंकि उनको तो ये लगता था इराक ईरान युद्ध में हमेशा अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का साथ दिया, तो उनके पार्टनर थे एक हिसाब से। लेकिन ऐसा हुआ कि अमेरिका ने उनको ही खत्म किया। ऐसा क्यों हुआ, इसको समझना जरूरी है। इसके अलावा गद्दाफी की हम बात करें, उन्होंने भी शुरू में वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ काफी नजदीकियां बनाई, लेकिन बाद में उनको भी जाना पड़ा। ओसामा बिन लादेन, उसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो अमेरिका ने ही खड़ा किया था, और बाद में उसको भी जाना पड़ा। 9/11 की हम बात करें, इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी होने के बाद भी 9/11 नहीं रोक पाए। उसी के बाद तो ओसामा बिन लादेन के पीछे कार्रवाई शुरू हुई। तो वहां कहां चूक हुई? अगर हम इन चीजों को देखें, और इसके अलावा अगर हम थोड़ा और क्लोजली देखें, नसरुल्लाह, अगर हम लेबनान की बात करें, तो हमास की बात करें, उनके जो लीडर्स को इजराइल ने जिस तरह से मारा, क्या उससे ईरान ने कोई सबक नहीं सीखा कि किस तरह से कार्रवाई होती? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बड़े नेता इस गलतफहमी में रह जाते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही एक चिंता की बात है। हर एक सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट को इस पैटर्न को समझना होगा। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल एक ये कहा जाता है कि साहब मैं काफी समय से सत्ता में हूं, मेरे आसपास जनता है, दोस्त हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, मेरे पास
हर तरह के संसाधन हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोग एक नॉर्मल सी बायस में फंस जाते हैं। हमें लगता है कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा, सब ठीक है। क्यों? मेरे आसपास सारे सुरक्षा तंत्र हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उस तंत्र के अंदर भी कुछ ऐसा विचित्र हो सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मुडेरो के साथ क्या हुआ? अगर हम देखें, वेनेजुएला, निकोलस मुडेरो को जो लेके चला गया अमेरिका रातों रात, उनके घर से किडनैप करके, क्या हुआ? क्या वहां पे फौजें नहीं थी? क्या वहां पे सिस्टम्स नहीं थे? किस तरह से उसमें सेंधमारी करी और काम हो गया। इसी तरह से जितने बड़े नेताओं की हत्याएं हुई हैं, उसमें कहीं ना कुछ तो ऐसा था जिसकी कल्पना नहीं की गई थी, और यही हुआ खेमेनेई के साथ। इसका मतलब यह है कि अगर जब हमें यह लगने लगता है कि मैं तो सबसे स्ट्रांग नेता हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, आप ये समझ लीजिए कमजोरी वहीं से ही शुरू होती। इसीलिए जितने लंबे समय तक आप सत्ता में रहते हैं, आपको लगता है पूरा सिस्टम मेरे अंडर है, मेरे हिसाब से काम करेगा। ऐसा होता नहीं है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रख रहा हूं। सबसे पहली बात, आपने कभी पुतिन को पब्लिक रैली एड्रेस करते देखा? आप कहेंगे जी वहां तो डेमोक्रेसी नहीं। कभी आपने उनको खुले में घूमते देखा है? कभी आपको पता है कि वो आज कहां है और कल कहां है? कभी आपने जीपिंग को खुले में घूमते देखा है? कभी आपके पास उनका शेड्यूल है कि कौन सी तारीख को वहां जाएंगे और किस तरह से काम करेंगे और वहां कौन होगा? आप इस बात को समझिए कि जितने बड़े नेता हैं और जिनको लगता है कि उनकी सुरक्षा पे खतरा है, वहां कभी भी प्रेडिक्टेबिलिटी आपको नहीं मिलती। उसकी जगह आप ट्रंप साहब को देख लीजिए। आफ्टर जब उन पे गोली चली, क्या था? वो एक पब्लिक रैली को एड्रेस कर रहे थे। वो किस्मत है कि वो बच गए, लेकिन जिसने हत्या करनी थी उसने तो पूरी तैयारी की थी। इसी तरह से भारत में भी अगर आप देखें तो भारत का जो शीर्ष नेतृत्व है, अक्सर आप उनको पब्लिक के बीच में दिख जाते। लेकिन जब वही विदेशी नेता, आपको याद होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए थे तो अमेरिकन एजेंसी को इस बात के लिए बहुत ऐतराज था कि हमारे नेता को आप इतने समय तक ओपन एयर में कैसे रख सकते हैं। क्योंकि जब 26 जनवरी की परेड की बात हुई थी, तब यह मुद्दा था कि साहब 1.5 घंटे तक अमेरिका का राष्ट्रपति एक जगह पे बैठा रहेगा। क्या ये लॉजिकल है? सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। लेकिन भारतीय सुरक्षा और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत प्रयास के बाद जिस तरह से सुरक्षा कवच बनाया और प्रोटेक्शन का सिस्टम किया, उसके बाद अमेरिका की सुरक्षा एजेंसीज तैयार हुई थी। इस बात को समझना। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि जब आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हो ना, यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। खेमेनेई को कहां मारा गया? उनके घर में, उनके अपने कंपाउंड में, जहां वो रहते थे, जहां उनका दफ्तर था। अब सवाल इस बात का है कि क्या इजराइल को या अमेरिका की फौजों को नहीं पता था कि वो कितने बजे कहां जाते हैं? क्या उनके ऊपर सर्विलेंस नहीं रखा गया होगा? क्या इजराइल की मोसाद ने खमेनेई के घर के अंदर सेंधमारी नहीं की होगी? क्या वहां पे जो कुक है या सिक्योरिटी गार्ड है या ड्राइवर है या माली है या जो भी बाकी लोग होंगे, क्या वो मोसाद के एजेंट नहीं हो सकते? इस बात को क्या नजरअंदाज किया जा सकता है? क्यों ऐसी गलती हुई? और लगातार जब आपका पता है कि एक तरफ नेगोशिएशन चल रहा है और इजराइल ने तो मुझे लगता है ये प्रिडिक्ट कर लिया होगा कि जब जिनेवा में बातें चल रही हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, तो उनको ये पता था कि जो डेलीगेशन है वो अपने आप तो निर्णय लेगा नहीं, वो अपने नेता से पूछ के फिर अगले दिन की रणनीति तय करेगा। और नेता भी अपने आप में काम नहीं करेगा, वो भी अपनी जो कोर कमेटी है उसको बुलाएगा और बात करेगा। और नेता कहां बात करेगा? अपने कंपाउंड में करेगा। और जनरली नेताजी कितने बजे मीटिंग करते हैं, क्या इजराइल को यह पता नहीं होगा? इसीलिए आप देखें कि जब ये आक्रमण हुआ तो जो पूरी कोर कमेटी थी, सबके सब मारे गए। ये है प्रॉब्लम ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। यहां पे चूक हुई ईरान से, और ये गलती ज्यादातर नेता करते हैं। अगर यही मीटिंग मान लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रही होती तो क्या इतने नेता मरते? सोचिए जरा। लेकिन हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से नहीं कर सकते, हो सकता है साइबर का चैलेंज हो कि कहीं वो लीक ना हो जाए। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि अगर आपने
सिस्टम्स को नहीं समझा और लापरवाही करी तो आपका जो प्रतिद्वंदी है वो उसका फायदा उठाएगा और ईरान की जो मतलब कि जो नुकसान हुआ है, उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो मारा गया। इसीलिए फिक्स रूटीन, नोन लोकेशंस, प्रिडिक्टेबल शेड्यूल, ये सब आपके लिए खतरे हैं। इस बात को आपको समझना होगा। तो कुल मिला के लेसन क्या है? When leadership patterns are known, defenses, no matter how sophisticated, can be circumvented. आप प्रधानमंत्री के कार्यालय में और घर के आगे क्या करोगे? एनएसजी कमांडो तय करोगे ना, कि 5 की जगह 10 खड़े कर दोगे। लेकिन अगर ड्रोन से ऊपर से अटैक हो रहा है, आप कैसे रोकोगे? और मान लीजिए आपने कहा हम एंटी एयरक्राफ्ट गन या एयर डिफेंस सिस्टम लगाएंगे, कितने? आपको पता है खमेनेई के घर पे 30 बॉम्ब गिराए गए, 1-2 नहीं, 30। वहां पे अगर सिक्योरिटी सिस्टम भी होता है, अगर एयर डिफेंस सिस्टम भी होता है, तो कितनों को रोक लेता। और यही चीज होती है प्लानिंग। एडवांस एयर डिफेंस डू नॉट इक्वेट एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। आप कितने भी डिफेंस ऑप्शंस ले लीजिए, जब आप ओवरवेल्म कर देते हैं। आज ईरान के ऊपर हमने कहा कि साहब उनके पास चाइनीज मिसाइल भी हैं, रशियन मिसाइल भी, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। डिफेंस सिस्टम भी है, सब कुछ है। ईरान ने जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी उससे सब कुछ सीख लिया। लेकिन हुआ क्या? अमेरिका की तरफ से 250 हवाई जहाज उड़े और 500 से ज्यादा लोकेशंस पे एक साथ अटैक किया गया। आपके रेडार्स, आपकी मिसाइल्स, आपका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम कितनों को रोक लेगा? इसका खामियाजा दूसरी तरफ भी है। अगर ईरान ने मिसाइलें छोड़ी हैं इजराइल पे और मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में, अगर उन्होंने 90% भी रोक लिए तो 10% तो पेनिट्रेट कर गए। इसीलिए जो डिफेंसिव सिस्टम होता है, अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा कैपेसिटी का लोड दे देते हो तो वो भी काम करना छोड़ देता है। इसीलिए इस बात को हमें समझना होगा कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रिएक्टिव है। उसको पता नहीं है कहां से और कितनी आएंगी, वो तो रेडार बताएगा कहां से और कितनी आ रही हैं, और उसके बाद ही आप कार्रवाई कर पाते हो। और जिस तरह से सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, आपके पास रिस्पॉन्स टाइम भी उतना कम हो जाता है। तो इसका मतलब नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। उसको रोकने का एक ही तरीका है और वो है आपकी इंटेलिजेंस। वही आपको प्रोएक्टिवली बता सकता है कि कहां कैसे, जिसको सिमुलेशन कहा जाता है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो चीजें और सक्षम हो रही हैं, उस पर हमें ध्यान देना होगा। जहां तक बात है इंटेलिजेंस की, अगर आप इंटरनेट पे जाएं और यूट्यूब पे जाएं तो मोसाद के किस तरह से कार्रवाई प्लानिंग की जाती है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो एक छोटे से ऑपरेशन के लिए वो महीनों पहले तैयारी करते हैं, पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। फर्जी पासपोर्ट, फर्जी टेलीफोन नंबर्स, फर्जी लोग, फर्जी एड्रेसेस, फर्जी कंपनियां, फर्जी बैंक अकाउंट, हर चीज तैयार की जाती है ताकि किसी को रत्ती भर भी शक नहीं हो कि ये प्लांटेड ऑपरेशन। और जब खमेनेई जैसे टारगेट के ऊपर इजराइल काम कर रहा होगा तो सोचो उन्होंने कितनी तैयारी की हो। और यहीं पे ही चूक हो जाती है जब लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं और प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो किसी काम नहीं आती। कारण अगर आप ध्यान से देखें तो ज्यादातर जो कन्फ्लिक्ट है किन पे ये इंटेलिजेंस काम करता हुआ है? इंफॉर्मेशन सुपीरियरिटी को लेकर। सिग्नल्स एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग, डाटा मूवमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका की जितनी एआई कंपनीज हैं उनको ये आदेश दिया है कि आप प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी मॉडल्स हैं, अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां उसको बिना रोक टोक पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। ये अधिकार आपको हमें देना होगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। और इसी को लेकर एक कंपनी ने जो विरोध किया कि हम नहीं करेंगे, उसको टेक्निकली प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका में ब्लैकलिस्ट किया और सारी अमेरिकन कंपनीज को यह बोल दिया आप इस कंपनी के साथ कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ये कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है, यही खतरा है। इस तरह के कानून और इस तरह की रिक्वायरमेंट्स अमेरिका की सरकार प्राइवेट सेक्टर पे कर रही। और मैं बात कर रहा हूं एंट्रोपिक की। आप नेट पे जाइए और देखिए कि एंट्रोपिक को किस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉर्नर किया है या साइडलाइन किया
इसका मतलब ये है कि द साइड दैट अंडरस्टैंड्स वेयर, व्हेन एंड हाउ लीडरशिप फंक्शंस हैज ए डिसाइसिव एज। और यही काम मोसाद का है, यही काम इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज का है। आपको क्या लगता है वो भारत के नेताओं को नहीं ट्रैक कर रहे हो? लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इस समय इजराइल के प्रधानमंत्री ट्रंप को अपनी बात को लेकर इसलिए हर बात पे मनवा लेते हैं क्योंकि ट्रंप का भी सारा इंटेलिजेंस डेटा, इंक्लूडिंग एप्स्टाइन फाइल में जो फाइलें अभी रिलीज नहीं हुई हैं, वो भी मोसाद के पास है। तो बहुत सारे अमेरिकन मीडिया में इस बात की चर्चा है कि क्या नेतन्याहू के आगे ट्रंप बेबस हैं, क्योंकि जिस दिन ट्रंप ने नेतन्याहू की बात नहीं मानी वो फाइलें पब्लिक हो जाएंगी। सोशल मीडिया का जमाना है, ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, उनको रिजाइन देना पड़ सकता है। अब स्थिति यह है कि अगर ट्रंप नेतन्याहू के आगे उनकी बात को टालते हैं तो क्या वो टिक पाएंगे, क्योंकि बात है इंटेलिजेंस की और ये एज है इस समय इजराइल के पास। ये खबरें चल रही हैं। इसके अलावा इजराइल को यह भी पता था कि जो सेंट्रलाइजेशन है, बगैर खमेनेई के ईरान के अंदर कोई निर्णय नहीं लेगा। तो जितना सेंट्रलाइजेशन होता है उतना बड़ा देश को रिस्क हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आज की तारीख में रशिया के अंदर, चाइना के अंदर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे क्यों फोकस है कि किसी कारण से अगर वहां के राष्ट्रपति आदेश नहीं दे पाते हैं तो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनको पता है किस परिस्थिति में क्या काम करना है। टू मच सेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो ए सिक्योरिटी रिस्क। भारत में क्या हो रहा है? क्या हम इंस्टीट्यूशंस को मजबूत कर रहे हैं जो अपने पैरों पे खड़े हो सके? अगर ऐसा नहीं है तो वो इंस्टीट्यूशन वक्त के साथ डिफंक्ट हो जाते हैं या भ्रष्ट हो जाते हैं और नेताओं की परमिशन का इंतजार करते रहते हैं। और किसी कारण से नेता अगर बिजी है, क्योंकि देश में तो सैकड़ों काम होने, नेता 24 घंटे में कितने डिपार्टमेंट्स का काम देखेगा? तो जब डिपार्टमेंट का नंबर आएगा और जब उसको आदेश मिलेगा तब तक देर हो चुकी होती है, टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्स वेस्ट होता है और देश की तरक्की पिछड़ जाती है। तो जितना सेंट्रलाइज्ड होगा और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं होगी, देश उतने पीछे रह जाए। भारत और चाइना में शायद फर्क यही है कि चाइना ने सेंट्रल लीडरशिप होने के साथ साथ अपने इंस्टीट्यूशंस को भी मजबूत किया है। भारत में कहीं ना कहीं ये कमी हमें दिखती है, इसलिए इसको हमें सोचना होगा। इसका मतलब यह है कि एनी स्ट्रक्चर विद नो रिडंडेंसी इज वल्नरेबल। रिडंडेंसी क्यों जरूरी है? क्योंकि एक नेता अगर आदेश देने की स्थिति में नहीं है या एक इंस्टीट्यूशन किसी कारण से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो बाकी लोग अपना काम करते रहें और राष्ट्रीय सुरक्षा और डेवलपमेंट का काम जारी रहे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो देश हित में नहीं है, सुरक्षा के हित में नहीं है। इसके अलावा ज्यादातर जो नेता हैं जो मॉडर्न थ्रेट हैं उसको अंडरमाइन कर जाते हैं। उनको लगता नहीं ऐसे नहीं होगा, हमें पता है ना हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सारी जानकारी, हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसी है, सब है। लेकिन होता क्या है, अक्सर सिक्योरिटी एपरेटस इज सफिशिएंट, उनको ये लगता है ये डिफेंस हमारे पास है, मिसाइलें हैं, सब कुछ है, एंड एनिमीज वोंट डेयर टू स्ट्राइक एट हाई वैल्यू टारगेट्स। ये एजम्पशन है, यही एजम्पशन ईरान को था, यही एजम्पशन हिजबुल्लाह को था, यही एजम्पशन गाजा में हमास को था कि हम मैनेज कर लें। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? अगर आप देखें तो रियलिटी में क्या है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन। हमें पूरे देश में बम थोड़ी गिराने हैं, हमें तो खमेनेई साहब को उड़ाना है और हमें पता है कितने बजे वो कहां होंगे। और यह भी पता है कि इजराइल से अगर बम ड्रॉप करना है तो बैक कैलकुलेशन कि अगर सही 8:05 पे बम ड्रॉप होना है तो इजराइल में कार्रवाई कितनी बजे शुरू होगी, अमेरिका में कितनी होगी और अलग अलग बेसिस पे कौन सी कार्रवाई कितने बजे शुरू होगी, ये पूरा कैलकुलेटेड है। ये ऐसे नहीं कि अचानक उड़े और नीचे खमेनेई साहब दिखे और उन पे बम डाल दी, ऐसा हुआ नहीं। इस बात को हमें समझना होगा। लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक, ऐसा तो नहीं है कि खमेनेई साहब के घर के ऊपर जाके एयरक्राफ्ट में बम गिराया होगा, ये लॉन्ग रेंज स्ट्राइक थी। एंड साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उनकी ट्रैकिंग लगातार जारी थी, ड्रोन से, सैटेलाइट से और ग्राउंड लेवल पे। एंड साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, बार बार उनको ये कहना, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन क्या था, हम अभी नेगोशिएट कर रहे हैं न्यूक्लियर डील के लिए, एक बार मीटिंग और होगी ताकि आप मेंटली केयरलेस हो जाओ।
कि अभी तो बातचीत चल रही है, अगले हफ्ते तक हम आपको बताएंगे, हम आपको 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप 10 दिन में जवाब दीजिए। खमेनी साहिब और उनकी टीम को लगा कि अब तो 10 दिन है, 10 दिन तक तो इंतजार करेंगे, लेकिन अगले ही दिन अटैक हो जाता। ये 12 में भी हुआ, पिछले मतलब 12 दिन की जब लड़ाई हुई उस समय भी यही गलती हुई, इस बार भी यही गलती हुई। हमने गलतियों से नहीं सीखा और खामियाजा हमारे सामने है। इसका मतलब क्या है? लीडर्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड फॉर हार्डवेयर थ्रेट्स, मिसाइल्स, जेट्स एटसेट्रा, बट दे आर अंडर प्रिपेयर्ड फॉर इंटेलिजेंस बेस्ड प्रिसीजन टारगेटिंग, जो खमेनी साहब के साथ हुआ। इनफैक्ट इजराइल के जितने भी टारगेटेड ऑपरेशंस हुए हैं वो सब इंटेलिजेंस बेस्ड थे। उनको पता था कि संसाधन कम है, टाइम कम है, एक ही बार में सही काम करना है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, और इसकी तैयारी वो करते हैं। डीकैपिटेशन स्ट्रेटजीज आर रिस्की बट इफेक्टिव। अब सवाल इस बात का है कि खमेनी को सत्ता से हटाना या दुनिया से हटाना खतरनाक तो है लेकिन इफेक्टिव है। अगर वो बच जाते तो ईरान की तरफ से बहुत तेजी से रिटेलिएशन होता। आप सोचिए स्थिति, लेकिन रिस्क लेना पड़ा और यही काम इजराइल ने किया। इसीलिए सी एज ए सर्वाइवल फॉर एक्सिडेंशियल थ्रेट एंड बिलीव रिमूविंग ए लीडर विल डिस्टेबलाइज एडवर्स डिसीजन मेकिंग। ये भी होता है क्योंकि ये कहा जाता है कि दिस कैन लीड टू केओस, पावर वैक्यूम एंड अनइंटेंशनल कॉन्सिक्वेंसेस जो उम्मीद कर रहे हैं। ट्रंप साहब ने क्या कहा ईरान को कि हमने आपके लीडर को हटा दिया है, अब आप सड़कों पे आइए और अपने इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करिए। क्या अल्टरनेट इकोसिस्टम अमेरिका ने डेवलप किया? क्या ऐसा कोई सिस्टम था कि जब सत्ता परिवर्तन होगा तो नई पार्टी कौन सत्ता में आएगी? ऐसा तो कुछ नहीं था। सिर्फ मॉब को यह कहना आप इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर लो, और आपको ये पता है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पास हथियार भी हैं और सत्ता भी है और वो कुर्सी पे बैठे हैं, उनको हटाएगा कौन? और आम जनता को भी पता है कि अल्टीमेटली ये सिस्टम तो कई सालों से चल रहा है, 37 साल कम नहीं होते। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब killing a leader does not necessarily guarantee of success strategy, but intelligence can make such an operational feasible. जो थोड़े दिन पहले ईरान के अंदर सड़कों पे दंगे हुए वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन थे। अगर उस समय खमेनी पे स्ट्राइक होती और खमेनी को खत्म कर दिया जाता और जब लोग सड़कों पे थे तो नजारा कुछ और होता। अब दोबारा लोगों को सड़कों पे लाना और ये कहना कि अब आप देश की सत्ता के खिलाफ मोर्चाबंदी करो, मुझे लगता है कि अब मुश्किल होगा। अमेरिका कोशिश पूरी करेगा, CIA पूरी कोशिश करेगा, मोसाद पूरी कोशिश करेगा, लेकिन क्या ये संभव है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितने भी विरोधी नेता थे या तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था या उनको मार दिया गया था। तो नई लीडरशिप तो ओवरनाइट तैयार होगी नहीं, इसको भी समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नेताओं को समझनी होगी आज की दुनिया में, क्योंकि खमेनी के जो असैसिनेशन हुआ है, जो हत्या हुई है, इसको समझना और यहाँ क्या गलतियां हुई हैं इसको समझना बहुत जरूरी है, खासकर नेताओं को, क्योंकि हमारे नेता कैजुअल हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। इसका मतलब मैसेज ये है, फ्लेक्सिबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रेडिक्टेबिलिटी। सबको पता है कि 15 अगस्त के भाषण के बाद मोदी जी जनता के बीच में जाएंगे, कहीं पे भी इनॉग्रेट करेंगे तो वो जनता के बीच में जाएंगे, पुल का उद्घाटन करेंगे तो अकेले पुल पे टहलेंगे, आसपास कोई नहीं होगा। ऑप्टिक्स के लिए बहुत अच्छा है। क्या आपको नहीं लगता ये सिक्योरिटी थ्रेट्स है? आप कहेंगे नहीं, हमारी रॉ एजेंसी और बाकी मिलिट्री एजेंसी सब तैयारी रखती हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन आपका दुश्मन भी तो ताक में बैठा हो सकता है। आपके पास एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और अब तो ट्रंप भी परेशान है मोदी साहब से। आप इस बात को क्यों नहीं मानते कि यह रिस्क हो सकता है? क्या इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए? यह सवाल है। इसका मतलब स्टैटिक पैटर्न मेक लीडर्स वल्नरेबल। डिस्ट्रीब्यूटेड अथॉरिटी वर्सेस सेंट्रलाइज्ड कमांड। अगर कल को कुछ होता है तो हिंदुस्तान कैसे चलेगा? कौन सत्ता में आएगा? किसके पास क्या कंट्रोल होगा? कौन क्या आदेश देगा? या उस समय फिर कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाएगी, फिर हम सोचेंगे आगे क्या करना है, कौन क्या निर्णय लेगा, और फिर कैबिनेट में पावर को लेके सत्ता संघर्ष होगा कि पीएम की जगह इस समय कौन ऑपरेट करेगा, क्योंकि पीएम साहब अप्रोचेबल नहीं है या इस कंडीशन में नहीं है कि वो डायरेक्शन दें। ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या प्लान बी तैयार है? क्योंकि अगर वो डिस्ट्रीब्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, डेलीगेशन प्रॉपर नहीं है, तो मुश्किल हो सकती है
बिकॉज सिस्टम सर्वाइव व्हेन दे डू नॉट रिवॉल्व अराउंड वन इंडिविजुअल। सिस्टम जरूरी, और ये चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नेता हो या आप बिजनेस लीडर हो, चाहे आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर आपके यहाँ सिस्टम्स नहीं है और किसी कारण से मालिक अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? और देखा है हमने, जब तक कंपनी के मालिक हैं, प्रमोटर हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, कंपनी अच्छी चलती है। किसी कारण से अगर वो डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे नहीं है तो कंपनियां बंद हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। ये भी हमने देखा है। इसका मतलब we have to look at it. Intelligence integration versus standalone defense system. ये इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन एट ऑल लेवल्स, और इसको रिव्यू करते रहना पड़ेगा क्योंकि एनवायरनमेंट बदल रहा है, थ्रेट परसेप्शन बदल रहा है। इंटेलिजेंस का काम ही यही है। यही एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस मॉडल में डालेंगे तो कैसा लगेगा कि बाजार रोज बदल रहा है, कंपटीशन बदल रहा है, लेकिन हम नहीं बदल रहे हैं। क्या ये वल्नरेबिलिटी नहीं है? क्या ये खतरनाक हमारे लिए हमने स्थिति बिगड़ नहीं रही है? और यही कारण है कि कंपनियां शुरू में बिजनेस खोती हैं, प्रॉफिट खोती हैं और अल्टीमेटली बाजार से बाहर हो जाती हैं। तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, हर लीडर के लिए। इसके अलावा प्योर हार्डवेयर कैन नॉट प्रोटेक्ट विदाउट ह्यूमन एंड डिजिटल सिक्योरिटी लेयर्स, और मैं कहूंगा इंटेलिजेंस। आपके पास बंदूक है लेकिन कब और कहां चलानी है किसको पता? आपके पास हवाई जहाज है, मिसाइल है, आपको यही नहीं पता कब और कब कैसे चलानी है, किस एंगल पे चलानी है, किस लोकेशन पे चलानी है। वो क्या करेंगे? यही तो गलती ईरान ने करी। सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। यही बिजनेस में प्रॉब्लम होती है। आपके पास फैक्ट्री है, ट्रक है, गाड़ियां हैं, मशीनें हैं, सब है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा प्रोडक्ट बनाएं और किस मार्केट में कैसे उतारें। यही तो इंटेलिजेंस है। फैक्ट्री होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप तो आउटसोर्सिंग कर लेते हो। एप्पल के पास कौन सी फैक्ट्री? जितनी दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, क्या वो अपनी खुद फैक्ट्रियां चलाती हैं? आप हिंदुस्तान लीवर से पूछिए, बाकियों से पूछिए, वो सब आउटसोर्स करते हैं। लेकिन उनको ये पता है कि कौन सा प्रोडक्ट कब कहां कैसे बनाना है और कब और कहां कैसे बेचना है। लेबर जॉब के लिए आपको लोग मिल जाएंगे, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा हो या बिजनेस हो, ये सब जगह इंपॉर्टेंट है। एंड सीक्रेसी प्लस डिसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन विजिबिलिटी। डेमोक्रेसी में विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुरक्षा में विजिबिलिटी सबसे बड़ा खतरा है। अब ये ट्रेड ऑफ है। हम कहते हैं डेमोक्रेसी है, नेता को विजिबल होना चाहिए, लेकिन विजिबिलिटी इज ए चैलेंज। इसीलिए आपको मिनिमम विजिबिलिटी रखनी है। और अब तो जितने भी विजिबल हैं, आपने पुतिन साहब को देखा होगा, वो टीवी पे एड्रेस करते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम से एड्रेस करते हैं। कुल मिला के विजिबिलिटी के लिए पब्लिक में जाना जरूरी है क्या? आप अपने बंकर में भी कैमरा लगा के पब्लिक को एड्रेस कर सकते हैं, मन की बात कर सकते हैं। लेकिन इस बात को समझना होगा कि ये चैलेंजेस हैं, और लीक्स वेदर थ्रू सिग्नल्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस और डिजिटल सर्वेलेंस एक्सपोजेस वल्नरेबिलिटी। अगर ये पता है कि मोदी साहब किस समय कितने बजे हैं और कहां होंगे, तो ये चैलेंज है। आपको याद है पंजाब के अंदर एक बार किसानों ने मोदी साहब का रास्ता रोक लिया था, और उसको लेके बहुत बड़ा बवाल हुआ था जब वो फिरोजपुर जा रहे थे। उस समय ये बात उठी थी कि प्राइम मिनिस्टर का रूट किसानों को किसने लीक किया, और पता लगा वहां के एक पुलिस ऑफिसर ने किया था, और वो सिक्योरिटी इशू बना। प्रधानमंत्री के ऊपर खतरा था। उसके बाद प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को बदला गया, जो सही कदम था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस तरह की क्लोज मॉनिटरिंग रोज होती होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात के अंत में, assassination of a top leader reveals a strategic reality of modern world। 21वीं शताब्दी में the greatest vulnerability is not physical defense but predictability। अगर पता है कि सामने वाला क्या कर रहा है तो फिर आप vulnerable हो, आप खतरे में हो। Leaders who do not innovate in concealment, decentralization and intelligence securities are susceptible regardless of their arsenal। इसका मतलब यह है कि जो कंसीलमेंट इनोवेट नहीं करते, आपको रोज बदलना होगा। अब बताइए कि नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रपति, वहां का नेता कब कहां कौन सी बिल्डिंग में सोता होगा, अगर ये पता लग जाए तो अमेरिका को उसको उड़ाने में कितनी देर लगेगी? वो तो परेशान है ना उससे। न्यूक्लियर वार, नॉर्थ कोरिया एक सबसे बड़ा न्यूसेंस है उनके लिए।
क्या उनको पता लगा? और पता लगा तो आज तक अमेरिका ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि शायद अमेरिका को ये पता ही नहीं लग पा रहा होगा कि वहां पे वो कौन से कमरे में कब कहां किस बिल्डिंग में सोते हों। वो शायद रोज जगह बदलते हों और उनके आसपास लोग ऐसे होंगे जो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर पा रहे होंगे। वो शायद कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते होंगे, डिजिटल सिस्टम इस्तेमाल नहीं करते होंगे। बहुत बार तो लोग कहते हैं बॉडी डबल भी इस्तेमाल होता होगा। ये सब सिग्नल्स को डिसीव करने के लिए होता है, जो इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि दिस इज नॉट अबाउट ईरान, इट्स अबाउट वार्निंग टू ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड, गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड, कि आप अपने सोच को बदलिए। जिस तरह से ट्रैकिंग होती है, जिस तरह से मॉनिटरिंग होती है, अब ये इंपॉर्टेंट इश्यू हो गया। द लेसन फॉर एनी लीडर इज, फॉर दोज हु सीक टू अंडरस्टैंड द पावर इज दिस: सर्वाइवल फॉर ए लॉन्ग टाइम इज नॉट एविडेंस दैट यू कैन नॉट फॉल। अब बहुत समय सत्ता में आपको लगता है सब कुछ आपके कंट्रोल में है, ये गलत फहमी है। इट मे सिंपली बी एविडेंस दैट योर फॉल हैज नॉट येट अराइव्ड, क्योंकि आपके जो दुश्मन है उन्होंने शायद अभी आपको टारगेट पे लिया नहीं होगा। यही तो हुआ, खमेनेई को 37 साल लगे। जब इजराइल ने सोच लिया कि ये करना है तो उन्होंने रास्ता निकाला, सिचुएशन निकाली। ना यूएन गए, ना कांग्रेस गए, ना कहीं गए, उन्होंने काम किया, काम खत्म। अब आप उस पर चर्चा करते रहिए, मीडिया में हेडलाइन बनाते रहिए, वो हम बाद में देखें, लेकिन जो टारगेट था वो हमारा पूरा हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें खमेनेई की हत्याकांड से जोड़ के देखना चाहिए कि कहां और क्यों गलतियां होती। एक्सीडेंट हुआ, अटैक हुआ, खमेनेई की डेथ हुई, ये न्यूज है। कहां चूक हुई और उससे क्या सीखना है, सवाल ये। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। आपके जो भी व्यूज हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।